अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कराची में कब्ज़ा माफिया बेलगाम बेधड़क ज़मीनों पर कब्ज़े जारी हैं। सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में कब्ज़ा माफिया जो कि चल रहा है इस वक्त, उसका एक और कारनामा सामने आया है। सिंध हुकूमत की एक और नाअहली, नाकामी और जो उसकी नालायकी है उसका एक और किस्सा सामने आ रहा है। 310 एकड़ की 20 से 25 अरब जायद मालियत की सरकारी ज़मीन है जो कि हड़प कर ली गई है। और हुकूमत की खामोशी एक मायने खेज़ नज़र आ रही है कि किस तरह से हुकूमत खामोश है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपए की सैकड़ों एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड जला दिया गया है और मिल्कियत अपने नाम कर ली गई है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा नाजरीन, इस तरह मुतातिद बार पहले भी बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिनमें मुख्तलिफ औकात पे मुतादिद दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड ज़ाया करने के, इस तरह से जलाने के वाक़यात बेशबहा रिपोर्ट किए गए हैं। कराची लैंड माफिया है जो कि बेलगाम नज़र आ रहा है और इसके आगे सिंध हुकूमत भी एक तरह से बेबस नज़र आती है। 12 जुलाई 2021 में ज़िला गरबी के मुख्तियार कर ऑफिस में आग लगी। आखिरकार मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये आग किसी साजिश का नतीजा थी या फिर वाकई शॉर्ट सर्किट हुआ, इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कह रही है अब तक, सो फार क्या इसकी फाइंडिंग्स है, इस पे बात करूंगी। हमें ज्वाइन करें जी असद जैदी, चीफ रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच असद फॉर ज्वाइनिंग अस। असद, सबसे पहले तो बताइएगा, इस तरह ये पहला वाकया नहीं है जो कि रिपोर्ट हो रहा है, मुतादिद बार इस तरह पहले भी वाकयात होते रहे हैं। आखिरकार सिंध हुकूमत क्यों खामोश नजर आती है? जी देखिए, कराची के अंदर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ज़मीनों के मामले में, उसको कहा जाता है सिस्टम। पहले तो इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि सिस्टम हर जगह मुख्तार कार असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती का जो दारोमदार है वो इस सिस्टम के ऊपर है। आला अदलिया से आज से 2 से 3 माह पहले हमने आला अदलिया के नाम से एक नाम सुना और वो था सेठ करके, सेठ आबिद साहब के नाम ले लिया गया, सेठ यूनुस साहब का। और फिर वो सेठ यूनुस साहब जो हैं वो बाहर बैठ के कराची का सिस्टम देखते हैं। और फिर हमने देखा कि कराची के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर ऐसे भी थे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जी वो जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती में उनका एक मेजर रोल और मेजर किरदार था। फिर हमने देखा कि वो डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए और उनकी जगह फिर और डिप्टी कमिश्नर जो लगाए गए, वो एक काफ़ी तवील अरसे के बाद, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद उनकी तैनाती हुई। इसके बाद हमने देखा कि मजीद डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए और फिर ये सिलसिला आकर रुक गया और अचानक से हमने देखा कि एक 4 डिप्टी कमिश्नर्स एक ही रोज़ में तब्दील होते हैं। फिर उन 4 डिप्टी कमिश्नर्स को काम नहीं करने दिया जाता और फिर 2 डिप्टी कमिश्नर्स सिर्फ 20 दिन की कलील सी मुद्दत में तब्दील हो जाते हैं। ये नतीजा, ये जो था, तमाम मामलात थे उस सिस्टम के जो सिस्टम कराची में इस वक्त मसरूफ़ है ज़मीनों पे कब्ज़ा करने पे। इसी की एक कड़ी जो है वो गरबी में हमें देखने को मिली कि 310 एकड़ का एक रिकॉर्ड। देखिए, ये 310 एकड़ का वो रिकॉर्ड है जिसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए और हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं कि जिसको सस्पिशियस एंट्रीज कहा गया, या कहा गया कि इन एंट्रीज के ऊपर रिजर्वेशन है, ये एंट्रीज नहीं की गई। ये वो रिकॉर्ड था जो सामने आ गया। ऐसा हजारों एकड़ का रिकॉर्ड है और ऐसे कई नाम हैं जो सिर्फ जिला गरबी नहीं, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट में मुतहर्रिक नजर आते हैं, लेकिन मुख्तलिफ नामों के साथ। फिर वो तमाम लोग किसके लिए काम करते हैं? वो सिर्फ उस सिस्टम के लिए काम करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर कोई एक साहब ऑपरेट करते दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब जिला गरबी की ये 310 एकड़ की बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर जब तब्दीली का एक अमल हुआ, एक डिप्टी कमिश्नर 10 महीने रहे, दूसरे 1.25 साल रहे और फिर तीसरे डिप्टी कमिश्नर जो है वो सिर्फ 20 दिन रहे और फिर चौथे आ गए। और चौथे क्या करने? जो 20 दिन रहे उन्होंने एक लेटर लिखा एमडीए को, एक लेटर लिखा एलडीए को, और तकरीबन 11 सफ़ात पर मुश्तमिल। रिदा, 11 सफ़ात, यानी कि उन्होंने 11 लेटर्स लिखे मुख्तलिफ इदारों को और उसमें उनको कहा गया कि जो पिछले 8 महीने की जितनी भी एंट्रीज हैं, देखिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कोई भी, आप जब ये ज़मीनों का लेआउट प्लान होगा तो डिप्टी कमिश्नर देंगे, इसकी जो भी जो एंट्री होगी कि ये कौन इसके मालिक है तो डिप्टी कमिश्नर देंगे। तो उन डिप्टी कमिश्नर जो गरबी में आए, उन्होंने आते ही जो काम किया, उन्होंने किया कि वो 11 सफ़ात लिखे, 11 लेटर्स लिखे एक दिन 20 अगस्त को और मुख्तलिफ महकमों को भेजे कि जी जितने भी हमारे पास हैं नक्शे अप्रूवल के लिए आपके पास हैं, वो तमाम लेटर हमारे इदारे से नहीं राउट हुए, वो जाली लेटर्स हैं।
जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि 310 एकड़, देखिए ये सिर्फ 310 एकड़ की बात नहीं थी। अगर वो कुछ और दिन काम करते तो शायद उस सिस्टम को पता था कि और भी इस तरह के लेटर्स लिखे जाएंगे और भी अच्छा, एंट्रीज एक बात पकड़ी ये जाएंगी। बताइए असद साहब कि क्या वजीर बल्दियात को इस सारे मामले की खबर नहीं है, और क्या बतौर वजीर बल्दियात उन्होंने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए वजीर बल्दियात जब से आए हैं तो वो तो ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काम, जब हम बात करते हैं सिस्टम की तो हम सिर्फ वजीर बल्दियात की बात नहीं करेंगे कि नासिर हुसैन शाह साहब हमें बेबस दिखाई देते हैं, या आने वाले तमाम वुजरा उनके सामने तो सिंध गवर्नमेंट भी हमें लगता है कि शायद घुटने टेके हुए है। क्योंकि आप देखिए ज़मीनों पे जो कब्जे का मामला है, नासिर हुसैन शाह साहब के पास तमाम मुख्तार कार लगाने की, तमाम डिप्टी कमिश्नर जब लगते हैं तो वो उनके पास भी समरी जाती है। उसके बाद जब तब्दीली की बात आती है तब भी समरी उनके पास जाती है और वहाँ से भी उनसे भी पूछा जाता है। लेकिन जब ये वाक़यात होते हैं और एक आग लगा दी जाती है 12 जुलाई को, रिकॉर्ड जल जाता है, उन मुख्तार कार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हमने देखा कि नहीं हुई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो जो रिकॉर्ड जला, मुख्तार कार क्या इतना मजबूत हो गया है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कासिर है? देखिए रिदा, सिर्फ एक मुख्तार कार, अब आप देखिए एक छोटी सीट है, 17 ग्रेड के एक मुख्तार कार जो है, 16 ग्रेड के एक मुख्तार कार जो है, वो इतने पावरफुल हो गए, सिस्टम ने उनको इतना पावरफुल कर दिया है कि जब ये आग लगती है तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और इंक्वायरी कमेटी के मेंबर रफीक साहब वो लिखते हैं कि जी ये जो आग लगी ये शॉर्ट सर्किट के बाइस नहीं लगी, इस आग को लगाने के पीछे कोई ना कोई वजह मौजूद है। क्योंकि जब वो आग लगी तो उस कमरे के अंदर सिर्फ रिकॉर्ड जला हुआ है, और जितनी भी जो कमरे के अंदर मौजूद, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो तमाम तारे तो वहां पे महफूज थी उस आग की वजह से भी। अगर ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगती तो फिर वो तारे भी जल जाते और कमरे में और चीजों को भी नुकसान होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजात ही क्यों जले? जितने सर्टिफिकेट्स हैं, जितने ज़मीनों के मामलात हैं, जितने कागजात हैं, उनकी एंट्रियां इसी मुख्तार कार ऑफिस में, हर मुख्तार कार ऑफिस में होती हैं और इसमें भी होती हैं। देखिए एक बात, मौरूसी ज़मीन या वो लोग जो नहीं रहे और काफ़ी सालों से जिन लोगों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, ना उनका आना है ना वारसीन का पता है, तो उन ज़मीनों की निशानदही इसी सिस्टम के तहत कराई जाती है। उसके बाद इस तरह का वाकया होता है और उसके बाद जो है ना रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके और उसके बाद फिर नया रिकॉर्ड वहां रख दिया जाता है। इसके ऊपर जब ये तमाम मामलात हुए तो नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद 11 लेटर्स लिखे, 11 लेटर्स के बाद जब कार्रवाई होना थी तो 20 दिन के बाद उनका तबादला कर दिया गया, इससे पहले कि वो किसी और शख्स का जो है वो फैसला हो जाता कि कोई और शख्स भी इसमें मुलविस है या उनके नाम भी आ जाते, उससे पहले एक डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया। ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं, 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट्स का है। सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब नहीं, सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमें बेबस दिखाई देती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सज्जादी चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज़ हमारे साथ थे मौजूद। और नाज़रीन, कराची में ये कब्जा माफिया बेलगाम है, ये किसी से ढके छुपी बात नहीं है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा आगाज़ में कि मुतादिद बार इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते आए हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि इस तरह के वाक़यात पेश होते हैं और इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होता है। इस बात को जो है वो मजबूत और मरबूत बनाने चाहने की बहुत ही लाजमी ज़रूरत है कि इस तरह के मामलात को देखा जाए, कि फिर उसके बाद जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि बाहर से बैठ के सिस्टम चलाया जा रहा है और इस तरह की बातें जब केसेस रिपोर्ट होते हैं और कोर्ट्स में जाती हैं जब इंक्वायरीज फाइंडिंग के लिए, तो फिर चीफ जस्टिस साहिबान के मुंह से भी मुख्तलिफ औकात में स्टेटमेंट्स और ऑर्डर्स के तहत जो हैं वो आती रही हैं सामने। तो बहरहाल ये सारा मामला है कराची का, जिसके हवाले से जो है आज अभी हमने बात की है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ हम ये देखते हैं कि नई अफगान हुकूमत 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज़ हल्फ उठाएगी। अफगानिस्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल के मुताबिक आज हम बात करेंगे और उस पर ये अपडेट्स आ रही हैं। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ICC ने अफगान ख़वातीन के क्रिकेट खेलने पर पाबंदी से मुतालिक बयान पर इजहार तशवीश किया है, यानी कि तालिबान ने इनकार कर दिया है कि जी ख़वातीन जो है वो खेलों का हिस्सा नहीं बनेंगी, ना मुनासिब है और ना ही ज़रूरी है।
ये नायब सरबराह अफगान कल्चर कमीशन के कह रहे थे। तो एक तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की तरसील भी शुरू हो गई है। अच्छा, ये वो सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि एक एक करके होती जा रही हैं। अफगान हुकूमत ने अफगान तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत के हवाले से अफगानिस्तान के जहां अनाउंस किया है, जहां पूरी वो एक फहरिस्त और लिस्ट जारी की है, वहीं अब सवाल ये है कि किस तरह से आगे अपनी हुकूमत को चला सकेंगे। मैंने एक जुमला बहुत पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि कहीं पर जाना, कहीं किसी चीज़ को कॉन्कर करना, इन्वेड करना, इट्स ईजी एट टाइम्स अगर हम कंपेयर करें, लेकिन उस चीज़ को चलाना, उसको एग्जीक्यूट करना, वहाँ चीज़ें किस तरह से स्मूथली चलेंगी इन अ लॉन्ग रन, दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट। सो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से सारे जो अपडेट्स हैं इसी के ऊपर। मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन दो मेहमान होंगे जी। एक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद अमीन साहब हैं जो कि साबिक सफ़ीर हैं, और एक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हैं, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। दोनों को ही खुश आमदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शाहिद अमीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाहिद अमीन साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो नई अपडेट्स आ रही हैं, लम्हा व लम्हा जो सूरत हाल बदल रही है अफगानिस्तान की, और ख़ास तौर पे आज जो उन्होंने बताया है, जो नई अबूरी हुकूमत की बात हो रही है, अगर हम इसमें देखें, और जो नई हुकूमत अपना हल्फ उठाएगी 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज़ कहा जा रहा है, क्या समझते हैं कि व्हाई इज दिस सो हैपनिंग लाइक दिस सो मच? देखिए, तालिबान का वहाँ पे कब्जा तो हो गया है, लेकिन सही मानों में उनको हुकूमत चलानी है, और गोया के गुरिल्ला फोर्स जो है वो अब तब्दील होके एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जिसके लिए ये पहला कदम ज़रूरी था कि कोई हुकूमत बने। तो उन्होंने इसका नाम अबूरी हुकूमत रखा थी कि एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, जिसके अंदर, देखिए, अफगानिस्तान में तकरीबन आधी आबादी पख्तून है और आधी नॉन पख्तून है। तो ये तवक्को थी कि तालिबान जो कि बुनियादी तौर पे पख्तून हैं, और इलाकों में भी उनकी कुछ ना कुछ है लिहाज से प्रेजेंस, लेकिन असल प्रेजेंस इनकी पख्तून इलाके में है। तो तवक्को ये थी कि जो गैर पख्तून है, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, उनकी एक मुनासिब नुमाइंदगी देंगे। लेकिन ये एक लिहाज से बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि उन्होंने जो हुकूमत का ऐलान किया है उसमें सारी सिर्फ तालिबान हैं, चाहे उनमें से कुछ लोग ऐसे तालिबान हैं जो कि ताजिक और हज़ारा इलाके के हों, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं मानी जाएगी। तो ये उनकी मेरे ख्याल में एक बड़ी गलती है, जिससे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई हैं। फिर असल चीज़ तो अफगानिस्तान के अपने हालात है ना जी। अगर वहाँ पे ऑल पार्टी गवर्नमेंट या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है जी, तो इस बात की ज़्यादा तवक्को होगी वहाँ अमन व अमान होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि जो नॉन पख्तून जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं या डिसग्रंटल्ड हैं, तो फिर ये मुमकिन है कि वहाँ पे एक तीसरी सिविल वॉर शुरू हो जाए। तो ऑलरेडी आपने देखा मुजाहरे तो वहाँ पे शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो साल पहले के जो हालात थे उनको आप रिपीट नहीं किया जा सकता। अब वहाँ पे औरतों को एक हद तक आज़ादी मिली थी तालीम में और नौकरियों में, और तरीके से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। अब आप उसको रिवर्स करके 20 साल पहले नहीं ले जा सकते। उन्होंने ठीक है बात तो की है कि हम उनको इजाज़त दे देंगे तालीम की भी और हुकूमत की भी, लेकिन अभी तक हुकूमत में तो शामिल किया नहीं है। और फिर ये कि औरतों की जैसे क्रिकेट टीम पे उन्होंने कहा नहीं इजाज़त होगी, तो गोया कि ऐसा नज़र आता है जो पुराने तालिबान थे 1996 से 2001 वाले, वही एक उनकी ये सेकंड इनिंग चल रही है। ये बुनियादी तौर पे इनको तब्दीली करनी पड़ेगी अगर ये चाहते हैं कि मुल्क में सही मानों में इस्तेकाम आए और अमन आए, जिसकी सबकी ख्वाहिश है। और पाकिस्तान इस सिलसिले में उनके साथ ताउन भी कर रहा है, लेकिन आखिरी फैसला तो उनको खुद करना है। ये उनका मुल्क है, उनको खुद फैसला करना है कि क्या चीज़ बेहतर है अफगानिस्तान के अमन व अमान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें वैसे तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी उनकी हुकूमत बनने चंद दिन हुए हैं, लेकिन ये कि उनको ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में कोई वाज़ेह इक़दाम उठाने पड़ेंगे। औरतों को आप शटल कॉक बुर्का पहना के घर नहीं बिठा सकते, वो ज़माना चला गया है और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इसको नहीं मानेगी।
ठीक है शाहिद अमीन साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं मेजर रिटायर्ड समरीत सालिक साहब की तरफ भी जाती हूँ। समरीत सालिक साहब, बताएं आप किस तरह से इस सारे मामले को देख रहे हैं जो इस वक्त की डेवलपमेंट है। ख़ास तौर पे एक तरफ हल्फ उठाने की बात हो रही है, जश्न बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ ख़वातीन के हवाले से वही खदशात जो कि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी ख़वातीन के हवाले से और ह्यूमन राइट्स के हवाले से और दीगर जो सेक्शंस हैं उस हवाले से कि इनके ऊपर ख़ास तौर पे किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, तालिबान का क्या स्टांस होगा। शाहीन साहब भी कहते तो रहे कि जी अब हम उस तरह से नहीं चलेंगे, सोहेल शाहीन साहब मुख्तलिफ पूरी दुनिया में टीवी टॉक शोज़ में आके, लेकिन जो असल हकायक हैं वो तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं चंद पहलुओं का जिक्र करना चाहूँगा। कोई शक नहीं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट अफगानिस्तान में हो रही है उनको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी संजीदगी के साथ देखा जा रहा है, और पहलू ब पहले हर वक्त का जो है ना उसके ऊपर असेसमेंट हो रही है। लेकिन मैं ये एग्री करूँगा कि ड्रॉ करने में बहुत तेजी नहीं करनी चाहिए। तालिबान जो कि मैं समरीत सालिक साहब आपसे हम दोबारा राब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि समरीत सालिक साहब से भी दोबारा राब्ता हो जाए तो मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दिफाई तज्जाकार हैं और डेफिनेटली सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली वो भी देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। यकीनी तौर पे नाज़रीन, इस तक तालिबान की नई हुकूमत के ऐलान के बाद लोग फोर्सी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ पर हैं कि किस तरह से तालिबान अपनी इस नई हुकूमत को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। वो सारी चीज़ें, वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात जो ख़वातीन के हवाले से, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और दीगर सेक्शन या सेक्टर्स में मौजूद हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है कि किस तरह से उनको लेके चलेंगे। जिसके एक शाखसाना आज की खबर जिसके ऊपर जी ख़वातीन के क्रिकेट खेलने की पाबंदी से मुतालिक है, और उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं चूँकि ख़वातीन जो पार्टिसिपेशन है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और उनके रोल के ऊपर भी बात हो रही है। मैं ज़रा दोबारा जाती हूँ, समरीत सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। समरीत सालिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी, आपकी आवाज़ अब बेहतर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, मैं ये कह रहा था कि तालिबान जो कि विक्टोरियस हुए हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की अफगानिस्तान में, उनको 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी करनी है। पहली ट्रांसफॉर्मेशन है कि उन्होंने 20 साल वायलेंस देखी है, उन्होंने जंग लड़ी है। अब जबकि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत अपनी मुल्क की हुकूमत चलानी है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और उन्हें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी है कि जो 2001 में वो थे या उससे पहले थे और जो आज का ज़माना है ये टोटली डिफरेंट है। आजकल मीडिया से भी इन्वायरमेंट है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल जो है वो उन्हें ट्रांसफॉर्म करना होगा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पे और वुमेन राइट्स के इश्यूज़ पे और इस तरह की चीज़ों पे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेती हैं, इन पे वक्त लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रियलाइजेशन होंगी और इस एनवायरनमेंट में बेहतरी आएगी। जो बात है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, उस पर मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेशन के फ़र्क हो सकता है कि जो दुनिया है वो इंक्लूसिविटी किसी और नज़र से देख रही है और जो तालिबान है वो इंक्लूसिविटी किसी और नज़र से देख रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। शाहिद अमीन साहब, एक चीज़ और भी है। अब एक तरफ तो जो काबीना में लोग शामिल हैं, जो अफराद शामिल हैं, उसके ऊपर भी जो नई अबूरी हुकूमत बनाई गई है उसके ऊपर भी दुनिया भर से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। और जैसे कि अभी समरीत सालिक साहब ने कहा कि उनकी इंक्लूसिविटी अलग है, तालिबान दूसरी तरह से सोच रहे हैं, दुनिया एक अलग तरीके से देख रही है चीज़ों को। सो अगर हैविंग सेड दैट, उन चीज़ों को अगर हम देखें तो ये जो नई हुकूमत बनाई गई है जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिजर्वेशंस भी आ रहे हैं, और फिर इस तरह के फैसले अगर आएंगे सामने जो कि वायलेट करेंगे किसी भी सेक्टर के जो राइट्स हैं उनको, तो फिर आपको लगता है कि ये स्मूथली चीज़ें रन हो सकेंगी उस तरह? देखिए, जो नई हुकूमत उन्होंने ऐलान किया है वो बुनियादी तौर पे जो हार्ड लाइनर्स थे
ये जो जिन साहब को वजीर आजम का ओहदा दिया गया है जी, हसन अखुंद, ये ज्यादा एक कट्टर किस्म के लोगों में थे, जबकि मुल्ला बरादर जो है उनके बारे में ये जो पिछले दिनों तो ऐसा नजर आता था मुल्ला बरादर ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वही हर जगह उनके उनके बिहाफ ऑफ तालिबान बातचीत कर रहे थे। और मुल्ला बरादर के कम से कम इम्प्रेशन यही डेवलप हो गया था कि ये एक लिहाज से जो मौजूदा ज़माने के तकाजे हैं उनको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कोई ये नहीं कहता कि तालिबान अपनी हर आइडियोलॉजी को छोड़ दें, लेकिन ये कि उसमें कुछ ना कुछ उनको मॉडिफिकेशन इसलिए भी करनी पड़ेगी कि दुनिया जो है उनको तस्लीम नहीं करेगी। हो सकता है चंद 2-4 ममालिक उनको तस्लीम कर लें, और अगर दुनिया तस्लीम नहीं करेगी तो उनको इंटरनेशनल एड वगैरह जो वो भी मिलने में बड़ी रुकावटें आएंगी, और फिर जैसे उनका अमेरिका ने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं वो भी गालिबन रिलीज नहीं होंगे। मुझे तो ऐसा नजर आता है कि अब तालिबान की असल मुखालफत जो होगी वो एथनिक जो दूसरे जो डिसग्रंटल ग्रुप है उनकी तरफ से कम होगी, बल्कि आम आवाम की तरफ से ज्यादा होगी अगर हालात बेहतर नहीं हुए। पॉवर्टी और पैसा उनका सबसे बड़ा मसला है, बैंक्स बंद पड़े हुए हैं, खजाना खाली है, लोगों को तनख्वाहें कैसे देंगे, लोगों को जॉब्स कैसे देंगे। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पे एक बड़ी बेचैनी फैलेगी जो कि एक किस्म की मुखालफत की सूरत इख्तियार कर सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही पॉइंट है कि किसी चीज को मैंने आगाज में भी जैसे कहा था कि ले लेना तो बहुत आसानी से चलाने का सारा मामला है। समरी सालिक साहब आपकी तरफ आऊंगी। समरी सालिक साहब, इस सारी सिचुएशन में आप कैसे देख रहे हैं कि वो किस तरह चलाएंगे? जैसे कि शायद अमीन साहब भी कह रहे हैं और बाकी दीगर लोगों के भी कंसर्न रहेंगे पूरी दुनिया से कि अगर वायलेशन होगी बेसिक ह्यूमन राइट्स की, अगर पैसा नहीं होगा हुकूमत चलाने के लिए, ये सारी चीजें नहीं होंगी, देन हाउ दे कैन एग्जीक्यूट इन अ वेरी स्मूथ रन। हमें एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली डिसफंक्शनल रहा है फॉर डिकेड्स। ऑलमोस्ट अभी 40 साल हो चुके हैं कि जब वहाँ पे किसी सूरत में अमन नहीं आया और कोई एक सेम्बलेंस नहीं आई एक नॉर्मल स्टेट फंक्शनिंग की। उसके बाद जब ये चेंज आई है जो अभी आई है 40 साल के बाद, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें कुछ पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। नो डाउट के उनको चैलेंजेस हैं और उनको चलाने में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि क्या आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले क्या दूध की नहरें बह रही थी अफगानिस्तान में? वहाँ पे इसी तरह की गुर्बत थी, यही कुछ था, और अभी भी मतलब उनको इस तरह के चैलेंजेस उसी तरह के होंगे, कोई नई बात नहीं हो रही। लेकिन ये है कि जो उन्होंने विक्ट्री हासिल की है उसको डैम्प करने के लिए, उसको नीचा करने के लिए वेस्ट जो कि डोमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को, वो इस तरह के नैरेटिव जरूर थ्रो करेंगे कि ये बिल्कुल फेल है और इनसे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा ये चले, आपका भी एक पॉइंट आ गया, आपने उसको माजी के उससे भी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं शाहिद अमीन साहब की तरफ वापस जाती हूँ। शाहिद अमीन साहब, चले ये तो अब वहाँ इंटरनली जो चीज़ें हो रही हैं, जो उनकी हुकूमत गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जो वो अपना ओथ लेने की बात कर रहे हैं और जिस तरह के डिसीजंस वहाँ से सामने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का किरदार कैसे आप अभी फोर्सी मजीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से इंटरनेशनल मीडिया में और सारी चीज़ें सामने आई हैं न्यूज़ के हवाले से, और हमने देखा कि DGISI खुद वहाँ पे मौजूद थे। सो हाउ डू यू सी इट ऑल द थिंग्स इन द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो किस तरह से अब होगा? क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि खित्ते में बदअमनी के लिए जो है वो बार बार अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ भी और सारी चीज़ें। सो अब और इसमें सादा बेशतर हिस्सा हिंदुस्तान का रहा, भारत का रहा। अब ये जो फॉर्मेशन हुई है इसके बाद आप पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सिलसिले में कि पाकिस्तान के लिए 2 बड़े अहम कामयाबियां हुई हैं तालिबान के आने से, जो स्ट्रेटेजिक गेन्स कह सकते हैं आप जी। कि एक तो वहाँ पे जो अनफ्रेंडली हुकूमत रही थी, चाहे करज़ई की थी, अशरफ गनी की थी, जो कि इंडिया के इशारों पे खेलती थी बाज़ औक़ात, मैं नहीं कहता हमेशा खेलती थी, लेकिन अक्सर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान दुश्मनी करती थी। उन हुकूमतों की जगह एक दोस्ताना हुकूमत जो है वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार आई है, और हमारे लिए बड़ा ये स्ट्रेटेजिक गेन है। दूसरी ये वहाँ पे जो इंडिया शरारतें थी और एक कार्रवाई हो रही थी उनके कॉन्सुलेट से, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, हमारे दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहे थे, उनकी फाइनेंसिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सिलसिला इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो खत्म हो गया है, क्योंकि अब इंडिया का के लिए तो वहाँ पे बड़ा एक मेजर सेटबैक हुआ है ना, डिजास्टर हो गया इंडिया के पॉइंट। आपने उनके चैनल को देखा है, क्या रोना पीटना मचा हुआ है। जी बिल्कुल। इन हालात में पाकिस्तान का नेशनल मफाद ये है
कि तालिबान की हुकूमत अपने आप को कंसोलिडेट करे, ऐसे तो इस तरीके से वहाँ पे गवर्न करे कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाए, बजाय इसके कि सिविल वॉर या डिसग्रंटलमेंट की तरफ जाए। चाहे औरतों की डिसग्रंटलमेंट है या एथनिक ग्रुप्स लाइक ताजिक और हजारा की नाखुशी है, उसको उनको दूर करना पड़ेगा। दे विल हैव टू शो स्टेट्समैनशिप। और फिर हमारे दो एक मुतालबे भी हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना सेंचुरीज बनाई हुई हैं, उनको वो खत्म करनी पड़ेंगी, ये लाजमी चीज़ है हमारी तरफ से। लेकिन बहरहाल हम तवक्को करते हैं कि हमारे उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं और जो इंशाल्लाह वक्त के साथ बेहतर होंगे। और देखा जाए तो देखिए, अगर दुनिया में सही मानों में इस वक्त कोई रोल अदा कर सकता है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो पाकिस्तान ही है। आपने देखा नहीं कि तांता बना हुआ है, तो दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर किस कदर इस्लामाबाद की लाइन लगा के आ रहे हैं। क्या कोई इंडिया जा रहा है, कोई तेहरान जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है? पाकिस्तान की तो बड़ी अहमियत और बढ़ गई है मौजूदा हालात में। लेकिन पाकिस्तान का रोल बड़े एहतियात के साथ खेलना है। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारी तालिबान के साथ ऐसी कोई बलवस हो जाए कि अफगानिस्तान के दीगर हल्के जो पहले से हमसे नाराज हैं, आपने देखा नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन, एंटी पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। हमें अफगानिस्तान के सब जो इकाइयां हैं, जो एथनिक ग्रुप हैं, सबके साथ दोस्ती करनी है। ये हमारे पे स्टैम्प जो लगा हुआ है कि हम सिर्फ तालिबान के सपोर्टर हैं, इसको हमें दूर करना है। ठीक है, हम तालिबान हुकूमत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन हमें पार्टीजनशिप नहीं करनी चाहिए। तालिबान को मुस्तकिल ये नसीहत करनी चाहिए कि आपको कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका मुल्क नहीं चलेगा। You're right, शाहिद अमीन साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेज अप किया है, और आई गेस के पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है, जिसका रिजल्ट ये है कि इंडिया इस वक्त जिस तरह से रोना धोना उन्होंने मचाया हुआ है वो हमारे सामने, और दीगर हम देख रहे हैं कि मुमालिक भी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आप यू राइट। मैं समरी सालिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। समरी सालिक साहब, दो स्ट्रेटेजिक गेन्स हमें मिले जैसे कि शाहिद अमीन साहब कह रहे हैं, एंड आई थिंक ये बात है भी दुरुस्त कि जहाँ पे अफगानिस्तान की बात है, खित्ते में अमन की बात है, वहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है सारी सिचुएशन में। सो हैविंग सेड दैट, अगर हम देखें और जो इस वक्त इंडिया जिस तरह से रो रहा है, ख़ास तौर पे जब से हमने देखा कि DGISI वहाँ गए और उसके बाद जो इंडिया ने जिस तरह से रोना मचाया, हालांकि दे आर नाउ विलिंग एज वेल कि जी टॉक्स की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं तालिबान के साथ, वो बैकडोर राब्ते खुद भी करने के लिए जा रहे हैं, कर रहे भी हैं और बाकायदा अरेंज हो भी रहे हैं। सो वो अगेन इंडिया का, भारत का तो हमेशा से ये शाखसाना रहा है कि पीठ पीछे से वो हमेशा से वार करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं, मुंह पे कुछ और कहते हैं। सो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं समरी सालिक साहब, ये स्ट्रेटेजिक गेन्स जहां पे हम बात करते हैं खास तौर पे, वो आपको कितने फेवरेबल नजर आते हैं पाकिस्तान के एरिया में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इन गेम्स के ऊपर खुश होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तो कोशिश रही है, जो उनका स्ट्रेटेजिक थॉट है उसके मुताबिक कि हमारा जो नेबर है वो हमारा दुश्मन है और नेबर का नेबर हमारा दोस्त है। तो इंडिया ने बहुत स्पेस क्रिएट की थी। हिस्ट्री में टेबल्स टर्न होते रहते हैं। एक वो टाइम था जब जनरल जियाउल हक ने इंडिया को अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा था ले ऑफ। अब जब से अमेरिका यहाँ पे अफगानिस्तान में आ गया, उसके बाद से इंडिया को बहुत स्पेस मिली अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान ने इंडिया ने हमारे फेवरेबल गवर्नमेंट की मदद के साथ पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अब दोबारा से टेबल टर्न हुए हैं और मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था कि जब अमेरिका जाएगा तो दो करेक्शंस लगेंगी अफगानिस्तान में। एक तो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन रेक्टिफाई होगी। अभी अमेरिका की मौजूदगी में माइनॉरिटी रूल कर रही थी और मेजॉरिटी रूल हो रही थी। अब मेजॉरिटी रूल करेगी और माइनॉरिटी रूल होगी। और दूसरा ये कि इंडिया विल बी कट टू साइज। दोनों चीजें हुई हैं और दोनों चीजें हमारी स्ट्रेटेजिक गेन है और इसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए। और लेकिन ये कि हमें एहतियात भी बरतनी चाहिए, बिकॉज चीजें बदलते हुए देर नहीं लगती। एहतियात बरतनी चाहिए। शाहिद अमीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। बस लास्टली आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर आप आज हमने देखा है वज़ीर आज़म की हिदायत पे पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की तरसील भी शुरू हो गई है। आपने एक पॉइंट उठाया कि अगर वो हॉस्टाइल रहे अपने डिसीजंस में और चीज़ों में, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा उन्हें ग्रांट्स वगैरह के हवाले से प्रॉब्लम हो सकती है आगे, जैसे कि हमने देखा राइट्स की वायलेशन के हवाले से भी हमने बात की। तो अब ये जो पाकिस्तान इमदाद की तरसील कर रहा है अफगानिस्तान के लिए, हाउ डू यू सी इट? मैं आपका सवाल समझा नहीं, जरा रिपीट कीजिए।
शाहिद अमीन साहब, आज वजीर आजम की हिदायत पे पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की तरसील शुरू हो गई है, जैसे कि आपने देखा है, और इमदादी सामान जो है 130 तैयारा लेकर काबुल भी पहुंच गया है। इस जमन में, जैसे कि इससे पहले भी आपने पॉइंट बताया है कि अगर वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से उनके लिए राब्ते अच्छे हों, कांटेक्ट उनका इंटैक्ट रहे और सारी चीज़ें हों, तो उनको अपना हॉस्टाइल जो रवैया है उसको भी दुरुस्त करना होगा। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो अब अपनी तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हमारी तरफ से जो जेस्चर हो रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड जारी है, उनको जरूरत भी है उसकी बेतहाशा। लेकिन याद रखिए कि पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो जो अफगानिस्तान का इतना ह्यूज इशू है, उनके यहाँ इतना बड़ा मुल्क है, उसकी रिक्वायरमेंट्स तो एनॉर्मस है ना जी। जो कुछ भी हमारी तरफ से जा रहा है बड़ा खुशाइंद है, लेकिन इट इज नॉट, कहते हैं ड्रॉप इन द ओशन वाली बात है। लेकिन ये सिलसिला चलना चाहिए। असल चीज ये है कि अफगानिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में कम से कम इतनी बेहतरी आनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और कितनी बेशुमार एजेंसीज हैं, उनकी जो सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो रिज्यूम हो जाए और अमेरिका जो है उनके जो फ्रोजन जो उनके एसेट्स हैं उनको रिलीज कर दे, और फिर ये कि यूनाइटेड नेशन और दीगर इदारे भी वहाँ पे ज़्यादा फाल हो जाएं। उन चीज़ों से उनका हाल बेहतर होंगे और फिर उनके अपने मुल्क में अमन अमान होगा, तो नौकरियां भी लोगों की बहाल होंगी, किटी में पैसा आएगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कतर और चाइना की तरफ से कुछ पैसा फौरी तौर पे आ जाए, तो किटी में पैसा होगा, लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी, लोगों की जॉब्स होंगी, तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। इस वक्त बड़ा टेस्ट है अपने तालिबान की विजडम का और फोरसाइट का, दुनिया के हालात को समझ के आगे चले। हम नेचुरली विश देम ऑल द बेस्ट, लेकिन उन फैसले उनको खुद करने हैं, हम उनके फैसले नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। पाकिस्तान शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान इंटरनल अफेयर्स। इसका हमने बहुत नुकसान उठाया है, तो इसलिए हमें एहतियात करनी है कि अपने आप को तालिबान के साथ पूरा आइडेंटिफाई नहीं करना, लेकिन जिस हद तक हमारी मदद उनके लिए हो सकती है, खास तौर पे अमन अमान को बहाल करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट के लिए, वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। ठीक है, मैं समरी सालिक साहब चाहूंगी वन लास्ट वर्ड इस पे आप भी कमेंट कर दें इसी पॉइंट पे। जी देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। सबसे ज्यादा जो मुल्क इफेक्ट होता है अफगानिस्तान में बेअमनी का, वो पाकिस्तान है। एक रिश्ता हमारा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ है, दूसरा रिश्ता हमारा अफगानिस्तान की आवाम के साथ है। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें बेसिकली आवाम सफर हो रही है। आवाम की मदद के लिए जो कुछ भी हमने करना है, हमें बहुत जरूरी है और करना चाहिए। ना सिर्फ अपनी बसात के मुताबिक करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्ल्ड कम्युनिटी से बलूचिस्तान अवाम के, अफगानिस्तान की अवाम के लिए जितनी सपोर्ट हो सके वो सिक्योर करें, और हम वर्ल्ड कम्युनिटी को कन्विंस करें कि वर्ल्ड कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि वो बलूचिस्तान की अवाम, अफगानिस्तान की अवाम की मदद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। मेजर जनरल रिटायर्ड समरी सालिक साहब, दिफाई तज़कियात, दोनों हमारे साथ मौजूद थे। जी इसी के साथ नाजरीन अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।